नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। हमें खुशी इस बात की है कि आप हमारे सभी प्रोग्राम्स को पसंद कर रहे हैं और आपसे हमारा रिश्ता मजबूत हुआ है। और इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, जिससे हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बहराइच में एक चुनावी सभा में कहा, आप जो इतनी बड़ी तादाद में बीजेपी को आशीर्वाद देने आए हैं, उससे साफ है यूपी चुनाव में इस बार भी जीत का चौका लगने वाला है। एक बार 2014, दूसरी बार 2017, तीसरी बार 2019 और इस बार चौका। मोदी ने इशारों में रूस यूक्रेन का विवाद का जिक्र करते हुए कहा, दुनिया में जिस तरह उथल पुथल मची है, उसमें भारत का ताकतवर होना जरूरी है, उसमें टफ लीडर का होना भी जरूरी है। बता दें कि 2014 और 19 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यूपी से भारी सीटें लेकर केंद्र में सरकार बनाई। यूपी विधानसभा चुनाव 2017 में भी उसे प्रचंड बहुमत मिला था। बहराइच में पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार घोर परिवारवादियों की हार तय है। इन लोगों ने ही जनता को उकसाया था, ये बीजेपी की वैक्सीन है, मत लगवाओ। लेकिन वैक्सीन लगवाने का नतीजा ये है कि देश अब कोरोना जैसी महामारी से सुरक्षित हो गया है। प्रधानमंत्री ने इशारों में कहा, जो बदले का भाव लेकर बैठे हैं उनको खड़े नहीं होने देना है। इसी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, सपा सरकार में दंगे होते थे, बीजेपी सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ। आज बमबाजी नहीं होती, कर्फ्यू नहीं लगता, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए चौथे चरण का मतदान कल यानी 23 फरवरी को होगा। बुधवार को 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस चरण में लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा, पीलीभीत और लखीमपुर में मतदान होगा। कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब मामले की सुनवाई 8वें दिन भी जारी रही। इस दौरान विशेष उल्लेख में कर्नाटक सरकार के अटॉर्नी जनरल ने कहा कि राज्य की अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में हिजाब पर कोई रोक नहीं, वहां मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहन सकती हैं। एजी का यह आश्वासन एक अलग याचिका के संदर्भ में था। अल्पसंख्यक संस्थाओं की फेडरेशन की याचिका को कोर्ट ने इस आश्वासन के बाद निपटा दिया, लेकिन हिजाबी छात्राओं की याचिका पर बहस जारी रही। कर्नाटक सरकार के एजी प्रभुलिंग नवदगी ने मंगलवार को हाईकोर्ट में कहा कि सरकार संस्था के अनुशासन के दायरे में उचित प्रतिबंधों के साथ भारत में हिजाब पहनने पर कोई प्रतिबंध नहीं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हेड स्कार्फ पहनने का अधिकार 19(1) के एक ही श्रेणी में आता है, न कि अनुच्छेद 25 में, जैसा याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है। अगर कोई हिजाब पहनना चाहता है तो संस्थागत अनुशासन के दायरे में कोई प्रतिबंध नहीं है। हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि मौजूदा मामले में संस्थागत प्रतिबंध सिर्फ शैक्षणिक संस्थानों के अंदर है और कहीं नहीं। लड़कियां कैंपस में हिजाब पहन सकती हैं, लेकिन क्लास के अंदर नहीं। अनुच्छेद 1(1) का स्वतंत्र दावे का तर्क अनुच्छेद 25 के साथ नहीं चल सकता। उन्होंने अदालत से कहा कि अगर हिजाब को एक आवश्यक धार्मिक प्रथा के रूप में अनिवार्य घोषित किया गया तो इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि मजबूरी में हिजाब पहनना पड़ेगा। जो नहीं मानेगा समुदाय उसे समाज से निकाल देगा। कर्नाटक में दक्षिणपंथी बजरंग दल के सदस्य हर्ष की हत्या के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि इन सभी का आपराधिक रिकॉर्ड है। 12 से अधिक लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। इसके साथ ही शिवमोगा में शुक्रवार सुबह तक कर्फ्यू बढ़ा दिया गया। बता दें, बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के बाद शहर में हिंसा भड़क गई। भीड़ ने पत्थरबाजी भी की और आगजनी की घटनाएं भी हुई। इसके अलावा समुदाय विशेष को भी निशाना बनाया गया। हालांकि सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि स्थिति नियंत्रण में है। हत्या बलात्कार के मामलों में उम्र कैद की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को Z+ सुरक्षा दी गई है। गुरमीत राम रहीम को यह सुरक्षा हरियाणा सरकार ने दी है। उसे यह सुरक्षा खालिस्तान समर्थक लोगों से जान को खतरा होने के मद्देनजर दी गई। इस महीने की शुरुआत में गुरमीत राम रहीम सिंह 21 दिन की फरलो पर जेल से बाहर आया था। गुरमीत राम रहीम वर्तमान में पूर्व पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या और डेरों की 2 साध्वियों से बलात्कार के मामलों में उम्र कैद की सजा काट रहा है। वह रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। इसके अलावा डेरे के एक मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या के मामले में भी उसे दोषी ठहराया जा चुका है और उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। रूस के द्वारा यूक्रेन के अलगाववादियों के नियंत्रण वाले 2 इलाकों को मान्यता देने के बाद ब्रिटेन ने रूस के 5 बैंकों और 3 अरबपतियों के खिलाफ पाबंदियां लगा दी हैं। बोरिस जॉनसन ने कहा कि रूस के जिन 3 अरबपतियों पर पाबंदी लगाई गई है, ब्रिटेन में उनकी संपत्ति फ्रीज की जा रही है और उन्हें ब्रिटेन आने से रोका जाएगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि दुनिया को अब पुतिन की योजना के अगले चरण के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि रूस बड़े पैमाने पर आक्रमण के लिए जमीन तैयार कर रहा था। ब्रिटेन के पीएम ने कहा कि अगर स्थिति और बिगड़ी तो नए प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं।
इसके साथ ही जॉनसन ने रूस को धमकी दी है कि वो रूसी कंपनियों की पहुंच अमेरिकी डॉलर और ब्रिटिश पाउंड तक रोक देगा। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने मंगलवार को रूस के साथ जारी अपनी अहम नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन परियोजना को स्थगित करने का फैसला किया और इसको शुरू करने की प्रक्रिया रोक दी। साथ ही इस पर प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। जर्मनी के चांसलर ने कहा कि हमें स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए, विशेष रूप से नॉर्ड स्ट्रीम 2 के संबंध में। बता दें, बाल्टिक सागर के माध्यम से रूस से जर्मनी में गैस लाने के लिए बनाई गई ये पाइपलाइन पूरी हो गई है, लेकिन अभी तक रेगुलेटरी अप्रूवल नहीं मिला है। नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन यूरोप और पूरे रूस के लिए काफ़ी अहम है। रूस इस परियोजना के जरिए जर्मनी को अपनी तेल गैस की सप्लाई दोगुनी करने वाला था और इससे पुतिन सरकार की आर्थिक स्थिति बेहतर होने की संभावना थी। हालांकि रूस के कदम के बाद जर्मनी की ओर से इस परियोजना को रोकने का फैसला करते हुए ये कहा गया है कि वो यूक्रेन के खिलाफ रूस की कार्रवाई का सख्त विरोध करता है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे संकट को देखते हुए भारत सरकार वहां फंसे भारतीयों को वापस लाने की तैयारी में जुट गई है। नई दिल्ली से सुबह एक विमान यूक्रेन की राजधानी कीव के लिए उड़ा और आज ही ये कुछ भारतीयों को वापस लेकर लौट आएगा। एयर इंडिया का विमान 200 यात्रियों की क्षमता वाला है। भारत की ओर से आने वाले दिनों में कुछ और विशेष विमानों को यूक्रेन भेजा जाएगा। रूस के द्वारा पूर्वी यूक्रेन के अलगाववादी इलाकों लुहांस्क और डोनेस्क को आज़ाद देश के तौर पर मान्यता देने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने आज कहा कि वो भारत के साथ मतभेदों को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ टेलीविजन पर बहस करना चाहेंगे। रूस के चैनल रशिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में इमरान ने कहा कि मैं टीवी पर नरेंद्र मोदी के साथ बहस करना पसंद करूंगा। इमरान खान ने कहा यह भारतीय उपमहाद्वीप में अरबों से अधिक लोगों के लिए फायदेमंद होगा यदि मतभेदों को बहस के माध्यम से हल किया जा सकता है। भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से अभी इसको लेकर कोई जवाब नहीं आया है। बता दें, भारत ने हाल ही के दिनों में पाकिस्तान को ये साफ कर दिया है कि आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ा कदम उठाते हुए पूर्वी यूक्रेन के विद्रोही 2 इलाकों को आज़ाद या अलग देश के तौर पर मान्यता दे दी है। इन इलाकों के नाम लुहांस्क और डोनेस्क हैं। पुतिन ने मंगलवार तड़के राष्ट्र के नाम संबोधन में इस बात का ऐलान किया। पुतिन के इस कदम पर यूरोपियन यूनियन ने नाराजगी जताई है। पुतिन ने यूक्रेन के इन विद्रोही अलगाववादी इलाकों के नेताओं को मदद देने पर भी अपनी सहमति जताई। लुहांस्क और डोनेस्क में रूस समर्थक लोगों की एक बड़ी तादाद है। पुतिन की ओर से यूक्रेन के अलगाववादी इलाकों में रूस की सेनाएं भेजने का भी ऐलान किया गया है। पुतिन ने अपने आदेश में कहा कि वो यूक्रेन के विद्रोही इलाकों में अपनी सेनाओं को शांति स्थापित करने के लिए भेज रहे हैं। नेटो देशों ने भी रूस के इस फैसले का पुरजोर विरोध किया। पुतिन ने सोमवार को रूस की सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाई और इसमें उन्होंने पूर्वी यूक्रेन के इन इलाकों को मान्यता देने का फैसला किया। रूस और यूक्रेन के बीच बढ़े तनाव के बीच अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 7 साल से सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। मंगलवार को इसकी कीमत प्रति बैरल $97.44 हो गई। रूस सऊदी अरब के बाद तेल निर्यात करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। रूस प्राकृतिक गैस का भी सबसे बड़ा उत्पादक है। आशंका जताई जा रही है कि रूस पर प्रतिबंध लगने के बाद दुनिया में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कम सप्लाई होगी और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा और कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। रूस के द्वारा अलगाववादी इलाकों लुहांस्क और डोनेस्क को आज़ाद देश की मान्यता देने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने मंगलवार को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी तरह का कोई खौफ नहीं है और इस बात की पूरी उम्मीद है कि उन्हें पश्चिमी देशों से मदद मिलेगी। ज़ेलेंस्की ने रूस पर शांति वार्ता को तोड़ने का आरोप लगाया और कहा कि यूक्रेन शांति का पक्षधर है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन अपनी जमीन नहीं छोड़ेगा। उन्होंने इसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी बातचीत की। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने कहा कि उनकी अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ बातचीत हुई है। उन्होंने रूस के द्वारा उठाए गए कदम को पूरी तरह अवैध बताया है और मांग की है कि उस पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएं। भारत ने रूस और यूक्रेन के बीच बन रहे तनाव के माहौल को लेकर कहा कि यह बेहद चिंता का विषय है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से बुलाई गई एक आपातकालीन बैठक में भारत ने कहा कि इस संकट को टाला जाना ही इस वक्त में पहली प्राथमिकता है। ये बैठक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पूर्वी यूक्रेन के अलगाववादी इलाकों लुहांस्क और डोनेस्क को आज़ाद देश के तौर पर मान्यता देने के फैसले के तुरंत बाद बुलाई गई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने कहा कि हालात को बिगड़ने नहीं दिया जा सकता और हम सभी पक्षों से संयम बरतने का आह्वान करते हैं।
भारत ने कहा कि उसे इस बात का भरोसा है कि राजनीतिक बातचीत के जरिए ही इस मुद्दे को हल किया जा सकता है। रूस की घोषणा के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाई गई। इसमें अमेरिका ने रूस पर जमकर हमला बोला। अमेरिका ने कहा कि पुतिन ने मिन्स्क समझौते की धज्जियां उड़ा दी हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में चीन ने कहा कि सभी पक्षों को संयम बरतते हुए आगे सोचना चाहिए। चीन की ओर से कहा गया कि ऐसी किसी भी कार्रवाई से बचना चाहिए जिससे ये संकट और बड़ा हो जाए। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।